अच्छा, कल का जो हमारा लेक्चर चल रहा था विच इज़ अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स, तो उस कंप्यूटर सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सिंपल कंप्यूटर है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, Pentium 3 600 megahertz Pentium 3 processor, 256 megabyte RAM, 16 GB hard disk, 24x speed CD-ROM drive, 17-inch multimedia video display, ये मॉनिटर है, 56 KB modem. What does it all mean? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी मेमोरी। मेमोरी, अब ये हमने जो इंडिकेट किया है, इसको हमने मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या चीज़ होती है? मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मैनी मेमोरी लोकेशंस। ये मेन मेमोरी अगर चल रही है, जो कि बिग रेक्टेंगल से शो किया है और डॉट डॉट भी इसको मेन मेमोरी को शो कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये डिफरेंट सेल्स बन गए या मेमोरी लोकेशंस बन गई। हमने इन मेमोरी लोकेशंस को फिर डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस दे दिए, जैसे कि 9278, 9279, 9280, 9291, कोई भी एड्रेसेस हम दे सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है। इन एड्रेसेस का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये यूनिकली हर सेल को, जो ये वाला सेल है, इसको इस वाले सेल के से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अ, इस सेल को हमने डिफरेंशिएट करना है इस सेल से, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? मेमोरी, सॉरी, एड्रेसेस यूज करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी तो हमें पता चल गई, तो अब हमने देखना है कि हमने स्टोर कैसे करना है। स्टोर करने के लिए फिर क्या होता है? ईच मेमोरी सेल स्टोर्स अ सेट ऑफ बिट्स, यूजुअली 8 बिट्स और 1 बाइट। अब हर मेमोरी सेल के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ बिट्स स्टोर होती हैं। सेट ऑफ बिट्स किस पे मुश्तमिल होती हैं? नॉर्मली 8 बिट्स होती हैं या 1 बाइट के इक्विवेलेंट। देख रहे हैं कि 100 11010 एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर वैल्यूज लार्ज हो जाती हैं तो फिर आप उसको कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर स्टोर करते हो, जैसे कि दो मेमोरी लोकेशंस को कंबाइन कर दिया एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है कि फिर स्टोरेज कैपेसिटी क्या चीज़ होगी। एवरी मेमोरी डिवाइस हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन होल्ड। हर मेमोरी डिवाइस में क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो कि इंडिकेट कर रही होती है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स से होल्ड कर सकता है। कैपेसिटीज को हम फिर डिस्क्राइब कैसे करते हैं? कैपेसिटीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, वेरियस यूनिट्स हैं, जैसे किलोबाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, सिंबल उसके किस तरह से है? किलोबाइट को हम के और के के साथ कैपिटल बी होता है, और 2 raised to power 10 इज इक्वल्स टू 1024। मेगाबाइट 2 raised to power 20, गीगाबाइट 2 raised to power 30, टेराबाइट 2 raised to power 40। अच्छा, फिर मेमोरी, मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल। अब आ जाता है जो हम मेमोरी, जिसका मेमोरी कह रहे हैं, वो क्या चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली जो रैम होती है वो मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी क्या चीज़ है? इट्स वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है इज लॉस्ट इफ द इलेक्ट्रिक पावर इज रिमूव। जब भी हम इलेक्ट्रिक पावर रिमूव करते हैं तो स्टोरेज इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। अच्छा जी, मेन मेमोरी इज volatile, stored information is lost if the electric power is removed. सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर करती हैं मेमोरी को। मेन मेमोरी एंड डिस्क आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन कैन बी रीच्ड डायरेक्टली। यानी मेन मेमोरीज में हम जो सीपीयू है वो डायरेक्टली बात करता है, डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन उठाना चाहता है उठा सकता है। अच्छा, the terms
डायरेक्ट एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, यानी अब यहाँ पे दो किस्म की टर्म्स यूज करेंगे जिसमें आ जाता है कि डायरेक्ट एक्सेस। देखो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस हैं तो डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है या रैंडम एक्सेस हम कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। और दे आर बोथ आर रिलेटेड टू मेन मेमोरी। A magnetic tape is a sequential access device. Since its data is arranged in a linear order, you must get by the intervening data in order to access other information. अब मैग्नेटिक टेप क्या चीज़ होती है? जैसे पुरानी कैसेट्स होती थी, जो रील वाली कैसेट्स हमारे पास आती थी, उन रील वाली कैसेट्स में क्या सीन था कि हम करते क्या थे कि जब भी हमें कोई गाना प्ले करना है तो हमें पूरी की पूरी कंप्लीट रील को जो है वो दोबारा से चलाना पड़ता था, ठीक है। इसी तरह जब भी हमने कोई क्या कहते हैं अ, हम कोई फिल्म वगैरह प्ले करनी होती थी तो हम हमेशा पूरी रील को उस तरह सिक्वेंशियली एक्सेस करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम डायरेक्टली जो गाना जो फिल्म या जो डाटा उठाना है हम डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। अब आ जाता है कि मेमोरी जो दो टाइप्स की होती हैं, रैम और रोम, दोनों वॉलेटाइल मेमोरीज में मेन मेमोरी में आ जाती हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी डायरेक्ट एक्सेस, जो सीपीयू जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है मेमोरी को उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या चीज़ है? रीड ओनली मेमोरी। द टर्म रैम एंड मेन मेमोरी आर बेसिकली इंटरचेंजेबल, यानी अगर हम रैम कहते हैं या हम मेन मेमोरी कहते हैं, दोनों सूरतों में हम एक ही बात कर रहे हैं। जबकि रोम क्या होता है? कुड बी अ सेट ऑफ मेमोरी चिप्स और अ सेपरेट डिवाइस सच एज सीडी रोम। जो रोम है वो क्या है कि सेट ऑफ मेमोरी चिप्स हैं या सेपरेट डिवाइसेस हैं, जैसा कि सीडी रोम वगैरह हो सकता है। बोथ रैम एंड रोम आर रैंडम एक्सेस डिवाइसेस, दोनों की दोनों जो है वो रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं। रैम शुड प्रोबेबली बी कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ होती है? इज अ माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर, इट कंटिन्यूअसली फॉलोज द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल क्या चीज़ होती है। फेच का मतलब होता है रिट्रीव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब सीपीयू जो बैठा हुआ है इसने कुछ काम करना है, जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? मेन मेमोरी में पड़ी हुई है। मेन मेमोरी से जब हमने मेन मेमोरी से उठाना है और सीपीयू की तरफ इंस्ट्रक्शन को लेकर आना है तो इसको कहते हैं फैच। फैच के बाद दूसरा काम क्या होता है? डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि हमने ये देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या, इंस्ट्रक्शन में क्या पूछा गया, क्या मांगा गया, और इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है? प्रोग्राम से आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंस्ट्रक्शन आ गई है उसको हमने डिकोड कर लिया, हम देख लिया कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हाँ, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी अमल हमने करना है वो हम अमल हम करते हैं, ठीक है। और फिर जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं। इस चीज को कहते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अच्छा जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो मैथमेटिक्स हैं, जो भी लॉजिक परफॉर्म होनी है वो है। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड डिसीजन। जब आप लॉजिक की बात करें इसका मतलब क्या है कि आप डिसीजंस ले रहे हैं। उसके अलावा इसमें रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। रजिस्टर्स क्या करते हैं? ये स्मॉल स्टोरेज एरिया, यानी रैम से आगे कैशे लगी होती है, कैशे से आगे रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। रजिस्टर्स क्या हैं? जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉल एरिया होता है जिसमें सीपीयू अपनी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह रखता है। और दरमियान में कंट्रोल यूनिट होता है जो कि न सिर्फ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्ट कर रहा है बल्कि रजिस्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट्स प्रोसेसिंग स्टेप्स, और इसका काम क्या है? प्रोसेसिंग स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, द स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक से सीपीयू की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। एक क्लॉक लगी हुई होती है, एक क्लॉक बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हाथों में घड़ी वगैरह है, जिससे हम ये देखते हैं कि भाई 11 बजे मिलना है, ठीक है। अब सबके पास घड़ी होती है,
सबके पास जब 11 बजते हैं तो वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं किसी क्लास लेने के लिए, क्लास के लिए या किसी मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये सिस्टम सीपीयू के पास भी क्लॉक होती है जिसके थ्रू वो काम करते हैं कि इतना मैयर तो उसने करना होता है ना कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या हो रहा है। हर डिवाइस को वो टाइम बताएगा कि आपने ये काम इस टाइम पे करना है। अब ये जो सिस्टम क्लॉक है ये एक रेगुलेटर के साथ एक्चुअली क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट करता है, ठीक है। जिस तरह सेकंड होता है टक 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 टक, हर एक 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 टाइम के बाद अगले सेकंड पे घड़ी चली जा सुई चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। द पल्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द सीपीयू, और पल्स की से हर जो जो सीपीयू है वो इस पल्स के थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज को मेजर कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। द स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, और इस पल्स का जो यूनिट है, इस क्लॉक का जो यूनिट है वो क्या है, वो है मेगाहर्ट्ज। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, साइज ऑफ द मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, ठीक है। जैसे हम टेलीविजन स्क्रीन देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही मॉनिटर होते हैं। हमारी जो लैब है इसमें भी 17 और 15 इंच मॉनिटर्स रखे हुए हैं। मोस्ट मॉनिटर दीज डेज हैव मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज, जैसा कि टेक्स्ट भी चला सकते हैं, ग्राफिक्स भी चला सकते हैं, वीडियोस भी चला सकते हैं, ठीक हो गया। A monitor has a certain maximum resolution, indicating the number of picture elements called pixels that it can display. अच्छा, मॉनिटर ये जो है पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटर की रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। हर मॉनिटर की एक रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन क्या होती है कि पिक्चर एलिमेंट्स कितने हैं उस मॉनिटर के अंदर, और उसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है, पिक्सल्स का नाम दिया गया है। और उसका मेजर कैसे करते हैं, 1280 बाय 1024, जैसा कि 1280 वाई एक्सिस पर हो सकता है और 1024 एक्स एक्सिस पर हो सकता है। तो जो टोटल बनेगा इनका, हम उसको कहेंगे जी 1280 मल्टीप्लाई बाय 1024। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मॉनिटर है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, तो आपने हमेशा एक्स मल्टीप्लाई वाई बताना है, 1280 मल्टीप्लाई बाय 1024 करना है। जो भी आंसर आता है वो उस मॉनिटर की रेजोल्यूशन है। हाई, जब हाई रेजोल्यूशन होगी तो इसका मतलब क्या है कि साफ पिक्चर आएगी। फिर आ जाता है मॉडेम। जो हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे थे, जो हमने इनिशियली हमने कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करना शुरू किया था, अब उसके एक एक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडेम, मॉडेम में क्या आ जाता है, data transfer devices allow information to be sent and received between computers. मॉडेम क्या चीज़ है, एक डाटा ट्रांसफर डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड भी करती है और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करती है। मैनी कंप्यूटर्स इंक्लूड अ मॉडेम व्हिच अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी मूव्ड अक्रॉस अ टेलीफोन लाइन। अच्छा, अब बैकएंड पे क्या लगा हुआ है, बैकएंड पे एक टेलीफोन लाइन है और हर मॉडेम क्या कर रहा है, उस टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन पास करता है। मॉडेम के हर तकरीबन आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं सब में मॉडेम्स लगे हुए आते हैं। अ डाटा ट्रांसफर डिवाइस हैज अ मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट। अब डाटा ट्रांसफर, चूंकि मॉडेम क्या चीज़ है, मॉडेम है डाटा ट्रांसफर डिवाइस, तो इसको डिफ्रेंशिएट आप किस तरह करेंगे, उसके मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट से। फॉर इंस्टेंस के हमारे पास एक मॉडेम है जिसकी ट्रांसफर रेट है 56,000 बिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकेंड के अंदर 56 किलो बिट्स डाटा जो है वो भेज सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। फिर आ जाता है नेटवर्क। क्योंकि मॉडेम है तो मॉडेम डेफिनेटली किसी ना किसी नेटवर्क के साथ जाके कनेक्ट होगा ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सके। तो network is two or more computers that are connected so that data and resources can be shared. तो नेटवर्क क्या चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि डाटा और रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। मोस्ट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ नेटवर्क। ज़्यादातर कंप्यूटर्स किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन नेटवर्क एड्रेस व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज इट अमंग द अदर्स।
हर कंप्यूटर का, जो कि आप नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स नहीं है जो कि अकेले पड़े हुए होते हैं, तो हर कंप्यूटर का एक ना कोई आईपी एड्रेस होगा जिससे वो दूसरे कंप्यूटर के साथ डिफरेंशिएट करेगा. A file server is a network computer dedicated to storing programs and data that are shared among network users. अब हम क्या करते हैं, हम एक कंप्यूटर को बना देते हैं कि जी उस पे हमने सारा डाटा रख दिया और वो सबके साथ शेयर कर रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं फाइल सर्वर का. फिर आ जाता है नेटवर्क. नेटवर्क है तो फिर नेटवर्क कनेक्शंस होंगे. तो नेटवर्क कनेक्शंस क्या है? ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क कुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. अब क्या होता है, कंप्यूटर एक तरीके का तो ये है कि डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए. इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या पीयर टू पीयर कनेक्शन भी कहते हैं. यानी कि एक कंप्यूटर जब डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि डायग्राम है, तो ऐसे कनेक्शंस को हम पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कहते हैं. अब इसमें क्या होता है, एडिंग ए कंप्यूटर रिक्वायर्स अ न्यू कम्युनिकेशन लाइन फॉर ईच कंप्यूटर ऑलरेडी इन द नेटवर्क. अब जब भी आपने कोई कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन लाइन डालनी है. ठीक है, अब वो कंप्यूटर्स हो सकता है एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर पड़े हों, 100 मीटर दूर पड़े हों, जितना भी दूर पड़े होंगे, लेकिन जब भी आपने इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो एक आपको एडिशनल कम्युनिकेशन लाइन डालनी पड़ेगी, जैसा कि ये इसमें शो कर रहा है. और आप ये देखें, सबसे पहले ये 3 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. अब आपको कितनी लाइंस डालनी पड़ती हैं? 3 डिफरेंट लाइंस डालनी पड़ती हैं. आप इसी तरह जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स आते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन लाइंस डालनी पड़ेंगी. दिस टेक्निक इज़ नॉट फिजिबल फॉर मोर देन अ फ्यू क्लोज मशीन्स. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के करीब करीब पास पास पड़े हुए हैं, फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये टेक्निक फिजिबल नहीं है. और आप एक चीज़ और देखेंगे, जब पास पास भी कंप्यूटर्स पड़े हुए होंगे तो कितनी सारी तारें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होंगी, जो कि आप अगर देखोगे तो पता चलेगा कि एक पूरा गुंजल बन चुका होगा तारों का. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, मोस्ट मॉडर्न नेटवर्क शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन. तो उस इस चीज़ को रिप्लेस करते हैं इस तरह कि हम एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन बना देते हैं. अब क्या होता है, जो भी कंप्यूटर है वो उस सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के साथ जाके कनेक्ट कर लेता है. जैसे कि ये कनेक्शन है. अब नया जो भी कंप्यूटर आएगा वो ये जो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन चल रही है, इस कम्युनिकेशन लाइन के साथ कनेक्ट कर लेगा. अब इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें ये बात आ जाती है कि चूंकि हमारे पास जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो तो एक सिंगल लाइन है. ठीक है, ये कंप्यूटर भी बात करना चाहता है, ये कंप्यूटर भी बात करना चाहता है, ये कंप्यूटर भी बात करना चाहता है. अब एक वक्त में एक बंदा बात कर सकता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये कंप्यूटर वेट करते हैं कि अपनी बात अभी नहीं करेगा क्योंकि ये वाला कंप्यूटर अभी बात कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी ट्रैफिक, जो ये जो कंप्यूटर है इसकी ट्रैफिक अब किस तरह चलेगी, देर से जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, नेटवर्क डिलेज आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, एक मसला हमने हल कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारे पास दूसरा मसला आ गया. और दूसरा मसला क्या आ गया कि नेटवर्क डिलेज आ गए. ठीक हो गया. अब हम देखेंगे कि फिर आगे हमें क्या करना है. Often information is broken down into parts called packets which are sent to the receiving machine then reassemble. अच्छा, अब नेटवर्क डिले के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि इंफॉर्मेशन को पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ दिया, छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए, जो कि जब रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो उनको दोबारा से जोड़ के एक बड़ी ट्रैफिक बना ली जाती है. अच्छा, अब नेटवर्क्स के डिफरेंट, हम नेटवर्क्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन जो कवरेज एरिया है उसकी बुनियाद पर. तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल डिस्टेंस को या स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि ये डायग्राम में भी शो कर रहा है कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लोज पड़े हुए थे और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया. अ लैन ऑफन कनेक्ट्स द मशीन्स इन अ सिंगल रूम और अ बिल्डिंग. अब जब भी हम लैन की बात करते हैं तो वो ऑफन ऑफ्टन क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी रूम है, तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हैं उनको कनेक्ट करने को हम कहते हैं.
फिर आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क्स। इसका मतलब क्या है कि 2 और मोर लैंस होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखो कि अब 2 डिफरेंट लैंस बनी हुई थी जो इनको आपस में कनेक्ट किया, तो हमने इसको क्या किया, wide area network. A LAN is usually owned by one organization, but a WAN often connect different groups in different countries. ठीक है, LAN यूजुअली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी होती है, जबकि WAN जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। अब वैन से ही आगे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वैन विच स्पेंस द इंटायर प्लैनेट। जब हम जितने भी हमारे जो दुनिया भर में लैंड जो लैंड नेटवर्क्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हम इंटरनेट बना देते हैं। द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम द टर्म इंटर नेटवर्किंग विच एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन अमंग नेटवर्क्स। अब ये इंटरनेट की टर्म कहाँ से आई, इंटर नेटवर्किंग से आई। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन अमंग नेटवर्क्स, नेटवर्क के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन कर रहा हो। इट स्टार्टेड एज अ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट sponsored by Advanced Research Project Agency ARPA and was originally called the ARPANET। ठीक है, 1960s में ARPANET डेवलप हुआ। वहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट की डिफरेंट बेसिस थी जहाँ पे छोटे छोटे नेटवर्क्स बन चुके थे, फिर उन नेटवर्क्स को जोड़ा तो वो ARPANET बना। तो वहाँ से फिर इंटरनेट बना और 1980s और 1990s में ये जो है ना बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर में फैल गया। ठीक है, less than 600 computers are connected to the internet in 1983। now there are over 10 million computers। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है TCP IP, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपने कोई सवाल पूछना है तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं।